स्टार्ट कर लेते हैं। तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है चाइना से आया हुआ मेहमान और इसका नाम है Oppo Find X7 Ultra। ये फोन सिर्फ 70,000 रुपए में लॉन्च हुआ है चाइना के अंदर और बताया जरा भाई अपने से दुगनी कीमत वाले फोनों को पेल देगा इन टर्म्स ऑफ कैमरा, जैसे कि Samsung S24 Ultra या iPhone 15 Pro Max। तो कितनी हकीकत है इन बातों के अंदर वो हमने अच्छे से जान ली है, क्योंकि हमने डिटेल में S24 Ultra उसके कैमरास को टेस्ट कर लिया। तो सारी चीजों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, और क्या ये फोन इंडिया के अंदर आना चाहिए नहीं उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी कमेंट में बताना आपको कितना इंटरेस्ट आया इस फोन में। अभी देखो भाई, यहाँ पर पूरा ना ऐसे बड़ा सा पहाड़ लगा के दिया है बैक में, और इसकी वजह से जब फोन को पकड़ता है तो ऊपर की तरफ से झुकता है नीचे। बाकी यहाँ पर बैक में जो मटेरियल यूज करा ये काफी अच्छा लगा। यहाँ पर लेदर फिनिशिंग दिया, ऊपर की तरफ ग्लास है, और इसकी जो इन एंड फील है ना वो काफी हद तक Xiaomi के फोन की तरह आ रही है। खैर इन एंड फील की बात तो होती रहेगी। यहाँ पर बात करते हैं कैमरास की, क्योंकि 1 इंच का कैमरा डाल के दिया है 50 मेगापिक्सल का। अब सैमसंग के अंदर देखा जाए तो ऑन पेपर 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन बाकी के कैमरास बात करें तो 50 मेगापिक्सल का इसके पास 2.8x ऑप्टिकल जूम कैमरा सेंसर है। बाकी 50 मेगापिक्सल का 6x के साथ आपको कैमरा मिलता है जो 120x तक जूम करके फोटो क्लिक करेगा, और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड है। तो यहां पर स्पेक्स वाइज ये फोन ज्यादा सॉलिड दिख रहा है। इवन फ्रंट कैमरे में भी 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और सैमसंग के पास 12 मेगापिक्सल का। तो ऑन पेपर की बातें होती रहेंगी, पहले हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। यहां पर वीडियो देखिए, तो यहां पर भाई बैक कैमरा वीडियो आप देख सकते हो 4K 60 FPS में रिकॉर्डेड है। अब यहां पर ओप्पो ने काफी अच्छी डिटेल्स दिखाई है, डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाया है। वहीं पर सैमसंग के अंदर मेरे को एक चीज की कमी लगी कि भाई जो ब्लैक पार्ट है ना उसे हल्का सा रेड टोन ऐड करके ब्राउन कर रहा है, जो कि ओप्पो ने नहीं करा। तो इस मामले में ओप्पो को पूरे नंबर है। बट अगर आप वीडियो देखोगे ना तो यहां पर स्टेबलाइजेशन नॉर्मल वॉक के टाइम पे भी भाई बेकार है ओप्पो की, वहां पर सैमसंग ज्यादा स्टेबल है। और यहां पर दोनों के अंदर ही OIS, और कमाल की बात है ओप्पो में तो आवाज भी आती है। आई या नहीं आई, मेरे को तो डर है निकल के ना गिर जाए कैमरा। खैर यहाँ पर आप खुद देख सकते हो जो ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी है वो भले ही ओप्पो की अच्छी है, बट ज्यादा कंसिस्टेंसी मेरे को सैमसंग के अंदर मिली है। इसी तरीके से फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी आप देखिए। अभी यहाँ पर ना ये दोनों के 4K 60 FPS में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और भाई एक बात बता दूं, जो सैमसंग है ना इसके अंदर लग रहा है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 60 FPS में, लेकिन जो ओप्पो का फोन है ये जिटर मार रहा है। हालांकि यहाँ पर मेरे को अभी दोनों की डिस्प्ले में कुछ नहीं दिख रहा है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डिस्प्ले ने अपनी ब्राइटनेस गंदी तरीके से ड्रॉप कर ली है। तो आप बताना आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में लाइट कंट्रोल भाई ओप्पो का काफी गड़बड़ाया हुआ है, और इसकी स्टेबलाइजेशन भी उतनी अच्छी नहीं है। बेसिकली इनका सॉफ्टवेयर स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि अपने OnePlus के फोन के अंदर यूज करते हैं ना वही दिक्कत है। स्टेबलाइजेशन होने के बाद भी उतनी स्टेबल नहीं है जितना कि दूसरे ब्रांड दे देते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे की मेरे को वीडियो क्वालिटी अगेन सैमसंग की ज्यादा अच्छी लगी है। अब फोटो पे चले ना, जिसके अंदर भाई बताया जा रहा है 1 इंच का सेंसर है तो ज्यादा तगड़ी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। हमने लास्ट ईयर भी इसके छोटे भाई को कंपेयर करा था सैमसंग से, वहां पर हमने देखा था तगड़ी डेप्थ ऑफ फील्ड थी। लेकिन 1 इंच के सेंसर के साथ जो दिक्कत आती है वो ये है, जब भी आप किसी छोटे सब्जेक्ट की पास से जाके फोटो क्लिक करोगे ना तो ब्लर आता है। तो उस ब्लर को हटाने के लिए सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन कंपनियां ये करती हैं कि फोन ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड पे स्विच होकर मैक्रो मोड इनेबल कर देता है, ताकि आप और पास से जाके अच्छे से फोटो क्लिक कर सको। तो यहां पर अगर आप किसी छोटे सब्जेक्ट की पास से जाके फोटो क्लिक करोगे तो इतनी ही दूरी से आप क्लिक कर सकते हो। सैमसंग के अंदर काफी अच्छा खासा पास जा सकते हो। तो ये डिफरेंस है जहां पर मेरे को सैमसंग के पास एडवांटेज लगी। और मेरे को एक चीज की काफी कमी लगी है इसके अंदर, अगर आप किसी सब्जेक्ट की फोटो क्लिक कर रहे हो और बैकग्राउंड में कलरफुल लाइट है तो भाई ओप्पो काफी अलग लाइट दिखाता है रियलिटी से। सैमसंग ने काफी हद तक क्लोज टू नेचुरल कलर दिखाए हुए हैं इसके अंदर। और यहां पर भी सेम सीन है, इसने मैक्रो मोड में स्विच कर दिया था, लेकिन मेन कैमरे के साथ भी मेरे को सेम दिक्कत मिली है। बाकी यहां पर डेप्थ ऑफ फील्ड ऑब्वियसली भाई ओप्पो का स्लाइटली बेटर है, बट मैंने जितना देखा 1x के अंदर यहां पर जो डिटेल्स है वो दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर है। फर्क आता है सिर्फ कलर में, जहां पर ओप्पो थोड़ा सा गोरा कर देता है और सैमसंग थोड़ा सा नेचुरल स्किन टोन प्रोवाइड कराता है। इस कंपैरिजन को ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मैं आईफोन का कंपैरिजन सैमसंग से कर रहा हूं, क्योंकि सैमसंग के थोड़े से वाइब्रेंट कलर है आईफोन से, यहां पर उल्टा सीन है। यहां पर सैमसंग से ज्यादा वाइब्रेंट कलर ओप्पो के हैं। तो यहां पर ओप्पो किसी किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा गोरा करने की कोशिश करता है, हालांकि लाइट कंट्रोल वगैरह मेरे को ठीक लगा है, ओवर नहीं कर रहा है, आई प्लीजिंग फोटोज हैं। और यहां पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी काफी शानदार है, लेकिन जब आप बिल्कुल डायरेक्ट लाइट के अंदर 2x में फोटो क्लिक करोगे उस टाइम पे फोरहेड पे मेरे को लाइट कंट्रोल के इश्यूज लगे हैं। और यहां पर हर एक फोटो के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट है। इसके अलावा अगर आप 3x में फोटो क्लिक करेंगे ना तो यहां पर भाई काफी ज्यादा सुंदर फोटो निकालता है ओप्पो। मतलब इसे एडिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फोटो क्लिक करके मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता हूं। तो ये एक एडवांटेज आ जाती है। और इसी वजह से काफी सारे लोग अभी Xiaomi के फोन को पसंद करने लगे हैं, Vivo के फोन को पसंद करने लगे हैं। तो सैमसंग से ज्यादा ये आई प्लीजिंग फोटो कैप्चर करके देता है, हालांकि काफी गोरा भी कर रहा है।
बाकी यहाँ पर सैमसंग के पास अब आपको 5x जूम मिलता है, तो ओप्पो के पास 6x जूम है और 6x लिटरली इसका वन ऑफ द बेस्ट है। गोरे करने की बात नहीं कर रहा, वो तो खैर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। बेसिकली यहाँ पर हेयर का एज डिटेक्शन देखिए, इसने एक एक छोटे छोटे से बाल को भी अच्छे से एज डिटेक्ट किया है, तो यहाँ पर भाई सैमसंग से ज्यादा किलर एज डिटेक्शन है और इसकी डायनेमिक रेंज भी किसी किसी सिचुएशन में मेरे को अच्छी लगी है। तो काफी आई प्लीजिंग फोटो क्लिक करके देता है डे लाइट कंडीशन के अंदर, और जनरली उन लोगों के लिए जिनको फोटो एडिटिंग करना पसंद नहीं है। और इंडोर के अंदर जब स्किन टोन की बात आएगी ना, तो यहाँ पर मेरे को ज्यादातर कंडीशन के अंदर सैमसंग अच्छा लगा है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ओप्पो भी सॉलिड है। अब ज्यादातर कंडीशन में इसलिए क्योंकि जैसे आप हल्की सी लो लाइट के अंदर आओगे ना, तो एक कॉन्ट्रास्ट हाई कर देता है ओप्पो, जिसकी वजह से फोटो काफी ज्यादा ब्लैक लगती है, और ये मेरे को ज्यादातर सिचुएशन के अंदर मिला ही है। और शार्पनेस भी यहाँ तक कि सैमसंग की ज्यादा सॉलिड है। अब यहाँ पर सैमसंग के पास 100x जूम मिलता है, लेकिन ओप्पो ने दिया 120x। अब यहाँ पर जब आप मैक्सिमम जूम करके फोटो क्लिक करोगे ना, तो जो लॉक सिस्टम है ना किसी सब्जेक्ट पे फोकस करके क्लिक करने का, वो सैमसंग का ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, ज्यादा अच्छे से लॉक कर लेता है। क्योंकि ओप्पो के अंदर ये पूरा शेकी रहता है, आपको काफी ज्यादा स्टेबल हाथ रख के फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं उसमें अभी भी मेरे को सैमसंग अच्छा लगा, क्योंकि कलर्स इसने ज्यादा बूस्ट नहीं करे, ऑलमोस्ट सेम कलर है और डिटेल्स भी। बेसिकली अगर मैं सैमसंग की फोटो को हल्का जूम कर दूंगा तो भाई 120x के बराबर ही लगेगी। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड जैसे कि 50 मेगापिक्सल का है, भाई यहाँ पर देखा जाए ना 50-50 को मारो गोली, यहाँ पर रियलिटी पे चलते हैं। जो कलर्स हैं, जो डायनेमिक रेंज है, वो सैमसंग के अल्ट्रा वाइड की अभी भी ज्यादा सॉलिड है एज कंपेयर टू ओप्पो। तो यहाँ पर जितना मैंने देखा भाई आई प्लीजिंग फोटोज निकाल के दे रहा है, और जिस प्राइस पर ये आया ना 70,000 रुपए, उसके अंदर एक्चुअली देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बेटर फोटोज क्लिक कर रहा है। लेकिन कंसिस्टेंसी जिसके लिए आप पे कर रहे हो, उसमें अभी भी भाई सैमसंग ज्यादा सॉलिड है। बाकी देखो इसके अलावा जो पूरा फोन है ना, ये वन प्लस है, क्योंकि यहाँ पर इन हैंड फील पूरी वन प्लस की है, बस ये बड़ा सा इन्होंने ऐसे टायर चिपका के दे दिया है इसके पीछे। यहाँ पर बैक अच्छे बिल्ड की है, साइड का फ्रेम मेटल का है, और फ्रंट में जो आपको डिस्प्ले मिलती है ये बिल्कुल वन प्लस 12 वाली है, क्योंकि यहाँ पर कर्व ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप फ्रंट से देखोगे सेम बेजल और चिन्ह लगते हैं। इसके अलावा जो डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन है ना, वो भी पूरी कॉपी करी गई है वन प्लस से। यहाँ पर LTPO AMOLED पैनल है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। जब चलाओगे 120 हर्ट्ज में चलेगा, नहीं चलाओगे तो 1 हर्ट्ज पे स्विच हो जाएगा, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन बचती है। बाकी ये 2K डिस्प्ले, HDR10+ सर्टिफिकेशन और डोल्बी विजन स्ट्रीम कर सकते हो अब इसके अंदर, जैसे कि वन प्लस और आईफोन के अंदर किया जा सकता है। तो ये शक्ति भी सेम उठाकर डाल दी इन्होंने वन प्लस वाली। बाकी जो पीक ब्राइटनेस है वो सुनने के बाद मैं लिटरली शॉक हूं, क्योंकि सेम मिलती है 4500 निट्स की। अब यहाँ पर आउटडोर ये नहीं कहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा सॉलिड है, लेकिन ठीक काम करती है। जब आप आउटडोर ले जाओगे यहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी विजिबिलिटी के अंदर। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छा है और पोजीशन भी मेरे को काफी अच्छी लगी है। बाकी जितना भी मैंने इसके अंदर कंटेंट स्ट्रीम करा, मेरे को सेम ही लगा जैसे कि मैं वन प्लस की डिस्प्ले के अंदर कंटेंट देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेम कलर एक्यूरेसी है, सेम डिटेल्स मिलती है, तो यहाँ पर कोई भी कमी नहीं लगी है मेरे को डिस्प्ले के अंदर जिस प्राइस पॉइंट पे फोन आ रहा है। यहाँ तक कि कंटेंट देखते हुए जो स्पीकर्स का मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, काफी लाउड और काफी रिच साउंड मिलती है। और जो हैप्टिक इंटीग्रेशन भाई वन प्लस, रियलमी या ओप्पो देता है ना, वो कोई नहीं दे सकता जितना मैंने देखा है, क्योंकि एक तो हर एक छोटी छोटी जगह पर आपको इंटीग्रेटेड हैप्टिक्स मिलते हैं, और जो हैप्टिक मोटर यूज करी है वो भी काफी सॉलिड है। इसके अलावा UFS 4.0 की स्टोरेज है, DDR5 रैम यूज करी है, रैम मैनेजमेंट वगैरह जितना मैंने यूज करा भाई बढ़िया है, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की ताकत है। अब देखो इसका स्कोर तो 2 मिलियन है, लेकिन जितना मैंने देखा ना, अब जो गर्मियां आ गई हैं उसके हिसाब से काफी ज्यादा उबल रहा है फोन Antutu रन कराते हुए। लेकिन जितना मैंने फोटो वगैरह क्लिक करी थी उस टाइम पे कोई भी हीटिंग इश्यूज मेरे को नहीं मिले थे। बाकी गेमिंग इसके अंदर आप ऐसे नहीं बहुत तगड़ी कर सकते हो, उसके लिए इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अदर फोन हैं। अब वैसे भी इंडिया के अंदर आए ही नहीं है, तो मेरे को लगता है उसकी वजह से भी ऑप्टिमाइजेशन की कमी हो सकती है। अब आता है इसका लास्ट पार्ट। भाई इस फोन के अंदर 5000 mAh का बैटरी है, वन प्लस वाला 100 वोट की चार्जिंग है, वन प्लस वाली 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग है, वन प्लस वाली और 10 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। तो पूरा कॉपी पेस्ट करके दिया इन्होंने स्पेसिफिकेशन, बस कैमरा के नाम पे बिकेगा ये वाला फोन। और अगर ये फोन 70,000 रुपए में इंडिया के अंदर आता है ना, तो मेरे को लगता है सैमसंग आईफोन तो नहीं, लेकिन जो Vivo X सीरीज है उसको ये पक्का तोड़ देगा। बाकी आप बताना आप इंटरेस्टेड हो इस फोन के अंदर या नहीं। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट, फील स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।